आरती ने सहमति में सिर हिलाया। वादा रहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बिनिया ने धीमी आवाज में कहा, भाभी आज रात जब सब सो जाएं, हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन इसके बाद तुम ये नाम भूल जाओगी, ठीक है? आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसे मीरा का सच पता चलने वाला था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी उभर रहा था। क्या यह सच उसकी जिंदगी को और उलझा देगा? क्या वह इस सच को जानने के लिए तैयार थी? मीरा का सच क्या है, और यह आरती के लिए क्या नया तूफान लाएगी? क्या बिंदिया और सारिका वाकई आरती को पूरा सच बताएंगी, या कोई और राज छिपा रहेगा? ठाकुर साहब की अगर आरती की इस खोज का पता चला तो उन उनकी कड़ी सजा क्या होगी? हवेली में रात का सन्नाटा गहरा था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में बिखर रही थी, और हवेली की दीवारें जैसे कोई पुराना राज छुपाए चुपचाप खड़ी थी। आरती अपने कमरे में बिनिया और सारिका के साथ बैठी थी। कमरे का एकमात्र दिया मध्यम मध्यम जल रहा था, और तीनों की सांसें जैसे थम सी गई थी। बिटिया की आंखें डर से सिकुड़ी थी, और सारिका का चेहरा गंभीर था। भाभी, तुमने वादा किया है, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, बिनिया ने फुसफुसाते हुए कहा। आरती ने सिर हिलाया। मेरा वादा पक्का है बिनिया। अब बताओ मीरा कौन थी, और उसके साथ क्या हुआ? सारिका ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मीरा दीदी बाबूजी की बड़ी बेटी थी, अमरेंद्र से छोटी, पर विकास पर बिंदिया से बड़ी। उन्होंने बिल्कुल बाबूजी जैसा स्वभाव पाया था। उतनी ही निडर, बेबाक और सहाय थी, कभी किसी से न डरने वाली। सबसे अधिक जिद्दी और बगावती थी मीरा दीदी। उनका स्वभाव ऐसा था कि वह कभी गलत के सामने नहीं झुकती थी, चाहे बाबूजी हो या अमरेंद्र भैया। वह किसी से नहीं डरती थी, लेकिन कहते हैं पुरुष का साहस और निडरता उसका अभिमान होता है, पर स्त्री में ऐसे गुण उसके अंत का कारण बन जाते हैं। कहकर सारिका चुप हो गई। बिनिया ने सिर झुकाए हुए कहना शुरू किया। वे हमेशा कहती थी, गलत को चुपचाप सहना भी गलत है। घर परिवार में, गांव में, कहीं भी जब कोई अन्याय होता, वे खुलकर बोलती। बाबूजी को उनकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहकर बिनिया चुप हो गई। आरती की आंखें चौड़ी हो गई। फिर क्या हुआ, बोलो ना बिनिया। भाभी आप बताइए ना, फिर क्या हुआ? सारिका ने बिनिया के पीले पड़े चेहरे और आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए कहना शुरू किया। फिर मीरा जी ने एक गलती कर दी। उन्होंने उन्होंने एक दूसरी जाति के लड़के से प्यार कर लिया। वह लड़का गांव के स्कूल में पढ़ाता था। मीरा जी उससे छिप छिप कर मिलती थी। जब बाबूजी को पता चला तो हवेली में तूफान आ गया। बाबूजी ने उन्हें मारपीट करके घर में कैद कर दिया, लेकिन मीरा दी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाबूजी से कहा कि वे उसी लड़के से शादी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारिका की आंखें भी नम हो गई। एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता यह कहाँ गई। बाबूजी ने कहा कि उसने घर छोड़ दिया, लेकिन लेकिन हमें यकीन है कि बाबूजी ने उसे गायब करवाया। हवेली में उसका नामो निशान तक मिटा दिया गया। माँ आज भी चुपचाप उसकी याद में आंसू बहाती है, लेकिन वे भी बाबूजी के डर से कुछ नहीं कहती। आरती का दिल धक से रह गया। तो मीरा जी का कोई सुराग नहीं मिला। वे जिंदा हैं भी या नहीं? घर की बेटी ऐसे गायब हो गई और किसी ने आवाज नहीं उठाई। सारिका ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता छोटी। बाबूजी ने सबको चुप रहने का हुक्म दिया था। गांव में भी कोई उसका नाम नहीं लेता। तुम भी ये बात भूल जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। इस घर की दीवारों ने वह नाम सुन लिया तो तूफान आ जाएगा। आरती की आंखों में एक अजीब सी आग थी। नहीं भाभी, मैं ये बात नहीं भूल सकती। अगर मीरा दी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनका सच सामने आना चाहिए। मैं उनका राज जानूंगी। बिनिया ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा। भाभी प्लीज, तुम बाबूजी से टकराओगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। आरती ने दृढ़ता से कहा। अगर चुप रहना ही हल होता तो मीरा दी आज यहाँ होती।
मैं सबकी तरह चुप नहीं रहूंगी, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अगले दिन सोचते हुए आरती का मन और दृढ़ हो गया था। मीरा की कहानी ने उसे बहुत प्रेरित किया था और वो सोच रही थी, अगर मीरा दी अपने प्यार और सच के लिए लड़ी, तो मैं भी गांव की औरतों और बच्चों के लिए लड़ूंगी। वो देखती थी गांव में छोटे छोटे बच्चे यूं ही घूमते थे और गांव का स्कूल राम भरोसे चलता था। गांव में गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला था। उसने फैसला किया कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाएगी ताकि वे शिक्षित हों और अपने हक के लिए जागरूक बने। लेकिन ये सब इतना सरल नहीं था। लेकिन आरती ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया और उसे रास्ता भी बनाना था। एक दिन उसने बिलिया को बुलाया और कहा, बिलिया, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगी? बिलिया की आंखें चमक उठी, लेकिन उनमें एक डर भी था। भाभी, ये बहुत बड़ा कदम है, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। और अमरेंद्र भैया तो, तुम चिंता मत करो, मैं विकास से बात करूंगी और बच्चों को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। आरती की आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास था। उसी दोपहर आरती ने विकास से बात की। वो आंगन में बैठकर कुछ कागजात देख रहा था। आरती ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा, विकास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विकास ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी ओर देखा। क्यों मैडम, फिर कोई नई जंग शुरू करने की सोच रही हो? आरती हल्के से मुस्कुराई। जंग नहीं विकास, बस एक छोटा सा सपना। मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। बिलिया को तो तुमने पढ़ाई की इजाजत दिलाई, अब बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए ना? विकास ने भरनी चौड़ी की। कैसे बातें कर रही हो आरती, ये सब इतना आसान नहीं है। बाबूजी को लगता है कि गरीब किसान के बच्चे पढ़ लिख कर उनकी बराबरी करेंगे, वे इसका विरोध करेंगे। पर कुछ तो करो विकास। ठीक है, देखते हैं। आरती कहकर विकास फिर से उन्हीं कागजों में खो गया और आरती चाय का खाली कप लेकर किचन में चली गई। उस रात में जैसे ही विकास कमरे में आया, आरती फिर से शुरू हो गई। तो क्या हम चुप रहें? विकास, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो गांव का भविष्य बदलेगा। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य फिजूल की बातों में खराब हो रहा है और इससे किसी का क्या नुकसान है विकास? ज्यादा नहीं, कम से कम वे साक्षर हो तो जाएं, बस यही चाहती हूँ मैं, और मुझे यकीन है तुम मेरे साथ हो। आरती की आंखों में उम्मीद थी। एकाएक उत्तेजित होकर वह विकास के बहुत करीब जा खड़ी हुई। अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए उसने कहा, इत्तू सा सपना है मेरा विकास, फिर तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, पक्का? गॉड प्रॉमिस। विकास ने गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ आरती की कमर पर रखकर उसे अपनी ओर खींचा। तो तुम सचमुच नहीं बदलोगी ना? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन सावधान रहना। बस बच्चों को पढ़ाना है, बाकी ऐसी कोई हरकत मत करना जो बाबूजी और भैया को नापसंद हो, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए बहुत है। कहते हुए आरती ने विकास के सीने पर अपना माथा टिका दिया। विकास ने उसकी टुड्डी को हाथ के इशारे से ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही विकास ने उसे चूमने के लिए अपने ओठ उसके ओठों की ओर बढ़ाए, वह खिलखिलाते हुए छिटक कर दूर भाग गई। यू नॉटी बॉय! उसे मुंह चिढ़ाते हुए वह कमरे से दरवाजे पर जा खड़ी हुई। विकास तकिए को बाहों में भरते हुए ठंडी आहें भरने लगा, तो वह फिर से हंसते हुए बाहर चली गई। अगले दिन विकास ने ठाकुर साहब से कुछ बच्चों के साथ समय बिताने के लिए उन्हें पढ़ाने की बात की। सुनते ही ठाकुर साहब का पारा गर्म हो गया। कहना क्या चाहते हो तुम मुन्ना? तुम और तुम्हारी पत्नी हमें चैन से रहने दोगे या नहीं? ठाकुर साहब की गरज भरी आवाज सुनकर आरती सोच में पड़ गई। आप गलत समझ रहे हैं बाबूजी। विकास ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अच्छा, हम गलत समझ रहे हैं तो तुम सही समझा दो मुन्ना। शुक्र करो अमरेंद्र यहाँ नहीं है, वरना इस बात का बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन बाबूजी, जरा सोच कर देखिए, उस दिन आप ही तो बता रहे थे कि पिछली बार पंचायत के चुनाव में वीर बहादुर सिंह ने आपको कड़ी टक्कर दी थी। हाँ, दी थी, लेकिन ससुरे को हमने ही हरा कर ही दम लिया। ठाकुर साहब ने मूछों को ताव देते हुए कहा। तो इसी का तोड़ बता रहा हूँ बाबूजी। आरती और बिंदिया को थोड़ा गांव के बच्चों महिलाओं के साथ उठने बैठने से आपकी छवि अच्छी होगी बाबूजी। अब डर से नहीं,
लोगों का दिल जीतने से हुकूमत चलेगी। समय बदल रहा है तो हमें भी तरीके बदलने होंगे। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए। बात तो पते की थी विकास ने। पिछले चुनाव में वीर बहादुर सिंह की पत्नी, बेटे, बहू सबने मिलकर गांव में प्रचार किया था, जबकि ठाकुर साहब के घर की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से वीर बहादुर सिंह के वोट बढ़ने लगे। वो तो ठाकुर साहब ने लोगों को डरा धमका कर किसी तरह इज्जत बचा ली। ठीक है मुन्ना, बच्चों की ही बात है ना, लेकिन ध्यान रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं मानेंगे हम। कहते हुए उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन आरती ने बिटिया के साथ मिलकर गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने हवेली के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छोटी सी कक्षा शुरू की। गांव के कुछ बच्चे जिनके माता पिता खेतों में काम करते थे, उत्सुकता से आए। आरती ने उन्हें अक्षर, संख्याएं और छोटी छोटी कहानियां, कविताएं सिखाना शुरू किया। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और हंसते। इनिया ने भी शहर से मंगवाकर बच्चों को कॉपी, पेन और पेंसिल बांटी। भाभी, आप सचमुच जादू कर रही हो। ये नन्हे नन्हे बच्चे तो आपकी बातों में खो गए हैं। उनकी आंखों की चमक देखी। आरती ने हंसते हुए कहा, ये जादू नहीं गिरिया, ये शिक्षा की ताकत है। अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो कोई उन्हें दबा नहीं सकेगा। उनका भी अपना एक अस्तित्व होगा। विकास दूर से यह सब देख रहा था। आरती बच्चों के साथ हंस रही थी, उनकी गलतियों सुधार रही थी और उनकी आंखों में चमक ला रही थी। विकास के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे लगा जैसे कोई पुराना जख्म धीरे धीरे भर रहा हो। आरती की हंसी और बच्चों की मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। वह सोचने लगा, ये लड़की सचमुच अनोखी है। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ ये रिश्ता अब कुछ और बन रहा है। दोस्ती दोस्ती से तो दोनों कब का आगे बढ़ चुके हैं। क्या सचमुच वो आरती को बहुत चाहने लगा? उसने खुद को रोका, नहीं, विकास ने ये सिर्फ एक समझौता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान से मेरे दिल की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं। वह जब भी करीब आती है तो अनदेखे से आकर्षण में घिर जाता हूँ मैं। विकास आरती को देखता रहा और कुछ पल में उनके बीच का अनकहा आकर्षण और गहरा गया। कुछ बच्चों की बात से ये मामला शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे आरती की ये पहल एक अलग ही रूप लेती चली गई। कुछ ही दिनों में इतने बच्चे हो गए थे कि आरती ने उन्हें बाकायदा गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसकी खबर ठाकुर साहब तक भी पहुंच गई। उनके साथ के लोगों ने अमरेंद्र के कान भरना शुरू कर दिया। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है बाबूजी। इन कीड़े मकोड़ों को सदियों से हमारे पुरखे जूते के तलवे के नीचे दबाकर रखते आए हैं। ये आज पढ़ेंगे तो कल को सपने देखेंगे। ये अधनंगे बच्चे, इन्हें गंवार ही रहने दीजिए, वरना ये हमारे सिर पर नाचेंगे बाबूजी। अमरेंद्र की बात सुनकर बाबूजी सोच में पड़ गए। उन्हें ठगे जाने का एहसास होने लगा। उस शाम हवेली के हाल में ठाकुर साहब ने सबको बुलाया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। ये क्या सुन रहा हूँ बहू, फिर से अपनी मनमानी कर रही है। बात तो कुछ और हुई थी ना मुन्ना। ये गांव भर के बच्चों को जुटाने और स्कूल शुरू करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। उनकी आवाज हाल में गूंज रही थी और हवेली की दीवारें फिर से किसी अनिष्ट की आशंका से कांपने लगी और साथ ही घर की स्त्रियां भी भयभीत उठी। आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, मैं सिर्फ बच्चों की भलाई चाहती हूँ। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो गांव का भविष्य सुधरेगा। ठाकुर साहब ने दहाड़ते हुए कहा, गांव का भविष्य? वो क्या होता है बदतमीज लड़की? इनके भविष्य के लिए हम यहाँ राज नहीं करते आए हैं। इन्हें जूते की नोक पर रखो तभी ये ठीक रहते हैं। लेकिन ये तो अन्याय है बाबूजी। इन्हें भी जीने का हक है, अपनी भलाई सोचने का हक है। आरती ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। भलाई? तू हमें सिखाएगी भलाई? ये गांव हमारे इशारों पर चलता है। गरीब किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर हमारी बराबरी करेंगे? ये कभी नहीं होगा। अमरेंद्र भी गरजने लगा। तभी विकास ने बीच बचाव करते हुए कहा, बाबूजी, आरती का इरादा गलत नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे तो गांव का नाम रोशन होगा। ठाकुर साहब ने उसे घूरा। मुन्ना, तू भी इसकी बातों में आ गया? सुन ले, ये पढ़ाई लिखाई आज से ही बंद करनी होगी, वरना। आरती ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैं बीच सत्र में बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। ये उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। आरती की इस बात से हाल में सन्नाटा छा गया।
ठकुराइन और सारिका डर से सिकुड़ गई थी। आरती की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये बात उन्हें अचरज में डालने वाली कम डराने वाली ज्यादा थी। अमरेन ने आरती को घूरते हुए कहा, तू बहुत उड़ रही है बहू, बाबूजी की बात काट रही है। देख ले, पूरी ठाकुर बिरादरी में बदनामी हो रही है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, मैं समझाता हूँ आरती को, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। कहते हुए विकास ने मुश्किल से बात संभाल ली। अगले दिन विकास अपने एक दोस्त के यहाँ गया। वह आरती को बता चुका था कि वह शाम तक लौट आएगा। आरती ने दिन भर बच्चों को पढ़ाया और हवेली में अन्य कामों में मदद की। रात को जब वह अपने कमरे में थी, चंदा उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आई। भाभी, ये लीजिए, माँ जी ने भेजा है। आरती ने मुस्कुरा कर दूध लिया। शुक्रिया चंदा। उसने दूध पिया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें भारी हो रही थी। ये क्या हो रहा है? वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक अंधेरी ठंडी कोठरी में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। चारों ओर गुप्त अंधेरा था और हवा में अजीब सी बू आ रही थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मैं कहाँ आ गई? उसने दीवार को टटोला, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। तभी उसे मीरा की कहानी याद आई। क्या मुझे भी मीरा की तरह बगावत की सजा मिलेगी? क्या इन लोगों ने? उसकी सांसें तेज हो गई। आरती को इस अंधेरी कोठरी में कौन लाया? और क्या यह ठाकुर साहब की साजिश है? क्या कर आरती भी मीरा की तरह गायब हो जाएगी, या वह इस बार भी अपने हक के लिए लड़ेगी? विकास जब लौटेगा तो क्या वह आरती को बचा पाएगा, या उनका रिश्ता इस तूफान में टूट जाए? हवेली में रात का सन्नाटा टूट चुका था। आरती ने देखा एक अंधेरी कोठरी में थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ठंडी दीवारें और डरावनी आवाजें उसे डरा रही थी। आरती नहीं जानती थी कि वह कहाँ है और उसे कौन यहाँ लाया। ओह, क्या मेरा अंत होने वाला है? क्या मुझे भी मीरा की तरह गायब कर दिया जाएगा? उसने खुद से सवाल किया। मरने से पहले एक बार माँ से भी नहीं मिल पाएगी। तभी उसे विकास का ख्याल आया। उसे तो पता भी नहीं कि आरती के साथ क्या होने वाला है। विकास, कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो। आरती कमजोर नहीं होना चाहती थी, पर ये अंधेरा उससे उसकी उम्मीद छीन रहा था। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आरती, तुम कहाँ हो? विकास की आवाज में घबराहट थी। पागलों की तरह कोठरियों के दरवाजे खटखटा रहा था। विकास, मैं यहाँ हूँ, आरती ने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज कोठरी की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। कुछ ही पल बाद भारी धक्के से उस कोठरी का भारी दरवाजा खुला। विकास अंदर दौड़ा आया। उसकी आंखें चिंता और गुस्से से भरी थी। उसने जल्दी से उसके बंधन को खोल दिया। आरती, तुम ठीक हो? उसने आरती को बाहों में भरा और उसे सीने से लगा लिया। आरती उसकी बाहों में किसी भयभीत हिरनी की तरह सिमट गई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। वह अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। मैं हूं ना आरती, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया ना। कहते हुए विकास ने सहारा देकर उसे बाहर निकाला। आरती की सांसें अभी भी तेज थी। विकास, ये कोठरी, मुझे यहाँ कौन लाया? क्या बाबूजी ने? आरती अभी भी नशे में थी। उसका सिर तेजी से घूम रहा था। विकास का चेहरा सख्त हो गया। असल में जब वह बाहर से लौटा तो आरती को कमरे, रसोई, हॉल में ढूंढता रहा। जब वह कहीं नहीं मिली तो ठकुराइन, दिलिया, सारिका सब मिलकर उसे ढूंढने लगे। ठकुराइन के इशारे पर वह हवेली के पिछले हिस्से में उजाड़ जमीन पर बनी इन कोठरियों की ओर भागा और आरती को ढूंढ निकाला। मैं देखता हूँ आरती, लेकिन पहले तुम यहाँ से चलो। उसने आरती को सहारा दिया और हवेली के मुख्य हॉल की ओर ले गया। हॉल में ठकुराइन, सुमित्रा देवी, सारिका और बिलिया पहले से मौजूद थी। तभी बाहर से ठाकुर साहब और अमरेंद्र भी वहां आए। आरती को देखकर ठकुराइन की आंखें नम हो गई। दुल्हन, तुम ठीक हो ना? ठकुराइन ने आरती को बाहों में भर लिया। विकास ने तीखी नजरों से ठाकुर साहब की ओर देखा। उसकी आवाज में गुस्सा भरा था। ओह बाबूजी, मुझे लगा था आप बदल गए,
पर नहीं, आप कैसे बदल सकते हो? मैंने क्यों सोच लिया कि पहले की तरह अपने ही खून का प्यासा शैतान अब आपके भीतर नहीं रहा, पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या बक रहे हो मुन्ना? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठाकुर साहब के दहाड़ ने हवेली की छत को हिलाकर रख दिया। तो ये किसकी हरकत थी बाबूजी? आरती को उस कोठरी में बंद करना, वह मेरी पत्नी है। उसके साथ ऐसा करने का कोई हक आपको नहीं है। आपने किस मंशा से ऐसा किया? ठाकुर साहब ने भौहें चढ़ाई। मुन्ना, तुम अपने बाप से इस लहजे में बात करोगे? हमने बताया ना कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब किसने किया बाबूजी? कोई तो है जो आरती को निशाना बना रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगा। जिसने भी ऐसा किया है वह खबरदार रहे। विकास की आवाज हाल में गूंज रही थी। उसकी जलती नजरें अब अमरेंद्र पर जा चुकी थी। रोकते हुए अमरेंद्र के बीच में कहा, तो तू अपनी बहू को काबू में रख मुन्ना। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि कोई भी उसे सबक सिखाना चाहे। भैया आपने? कहते हुए विकास अमरेंद्र की ओर झपटा, लेकिन तभी मदन सिंह, किशन, राम सिंह सब ने उसे मिलकर दोनों को अलग कर दिया। इधर बिटिया के हाथ से पानी पीकर आरती की चेतना लौट रही थी। आरती ने गुस्से से कहा, क्या सबक सिखाना चाहते हैं भैया? मैंने क्या गलत किया? बच्चों को पढ़ाना गलत है? सच के लिए लड़ना गलत है? उसकी आवाज अब भी कमजोर थी, लेकिन उसका इरादा कमजोर न था। विकास ने अमरेंद्र को रोकते हुए कहा, बस भैया, आरती मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए बाबूजी, अगर दोबारा आरती के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। पिछली बार मैं नादान था, लेकिन अब की बार मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। विकास इतना अधिक गुस्से में बोल रहा था कि हाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुराइन ने सिर झुका लिया और सारिका डर से सिकुड़ गई। ठाकुर साहब ने एक ठंडी नजर आरती पर और एक कड़ी नजर अमरेंद्र पर डाली और चुपचाप बाहर चले गए। सबको वहीं रुकने का इशारा कर विकास ने आरती को अपने कमरे में ले गया और उसने उसे सावधानी से बिस्तर पर बिठाया। उसने उसे फिर से थोड़ा पानी पिलाया और पूछने लगा, अब याद करके बताओ आरती की तुम्हें क्या हुआ था? तुम उस कोठरी में कैसे पहुंची? आरती की आंखें नम थी। विकास, चंदा मेरे लिए दूध लाई थी। मैंने उसे पिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं उस कोठरी में बेहोश पड़ी थी और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। उसका स्वर कांप रहा था। विकास, अब मैं समझ गई। मुझे पूरा यकीन है मीरा दी को भी इसी तरह गायब किया गया था। हमें पुलिस को बताना होगा। ये लोग मेरे ही नहीं, मीरा दी के भी अपराधी और हत्यारे हैं। सुनकर विकास का चेहरा गंभीर हो गया। आरती, मैं समझाता हूँ, लेकिन रुको, अभी पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। क्यों विकास? ये इंसाफ की बात है। मीरा दी के साथ जो हुआ वह गलत था और अब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मुझे कुछ हो जाता तो? आरती की आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। विकास ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, आरती सुनो, अगर तुम पुलिस को बुलाओगी तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जानती हो। आज मैं डॉक्टर के यहाँ से होते हुए आया हूँ। सारिका भाभी की रिपोर्ट आ गई है। इतने सालों बाद वो माँ बनने वाली है। उनकी गोद में एक नन्हा बच्चा आने वाला है। अगर अमरेंद्र भैया दोषी निकले या बाबूजी पर कोई इल्जाम लगा तो क्या होगा? मुझे वक्त दो और हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। सारिका, जो दरवाजे पर खड़ी सब बातें सुन रही थी, उसने आगे आकर कहा, छोटी, विकास भैया ठीक कह रहे हैं। मैं जानती हूँ मीरा दी के साथ गलत हुआ है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारे भी दोषी है। लेकिन अगर तुम ये बात बाहर ले गई तो हमारा परिवार टूट जाएगा। मेरे बच्चे का भविष्य, प्लीज अभी चुप रहो। आरती का दिल भारी हो गया। वह चाहती थी कि मीरा को इंसाफ मिले, लेकिन परिवार की चिंता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अभी चुप रहूंगी, लेकिन ये सच हमेशा दबा नहीं रह सकता। विकास विकास ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, हम इसका रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी हमें सावधान रहना होगा। उस रात आरती और विकास अपने कमरे में थे। आरती खामोश, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह विकास की ओर देखते हुए बोली,
विकास, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? हर बार बाबूजी के सामने चुप क्यों हो जाती हो? तुम्हें भी तो गलत का विरोध करना चाहिए। विकास ने खिड़की की ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। आरती, तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं बचपन से ही बाबूजी के दबाव में रहा हूँ। क्या कुछ नहीं भुगता मैंने? मैंने अपनी माँ को सालों तक नहीं देखा। ये मेरा विरोध ही था कि मेरा दी के गायब होने के बाद मैंने घर आना बंद कर दिया था। मैं इतने साल इनसे दूर रहा, इसीलिए मैंने चुप रहना सीख लिया था, क्योंकि विरोध करने से मुझे सिर्फ दुख मिला। विकास की पीड़ा ने आरती के मन को छू लिया। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया आरती। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा जुनून, मैं तुम्हें देख कर हैरान होता हूँ। तुमने मुझे बदल दिया है आरती। तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाने का हौसला आने लगा है मुझे। विकास अनवरत बोलता रहा और आरती सिर्फ सुन रही थी। ये बातें सुनकर आरती का दिल पिघल गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपने दिल में एक ज्वालामुखी लिए जी रहा था विकास, पर उसके स्नेह की उष्मा उसे पल भर में पिघला सकती है। विकास, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विकास ने उसकी आंखों में देखा और उसके हाथों को थाम लिया। उस पल में उनके बीच का बंधन और गहरा हो गया। चलो अब सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, कहकर विकास ने आरती को लेटने को कहा और खुद उसे चादर ओढ़ाने लगा। कुछ दिन के बाद विकास आरती के बीच दूरियां और सिमट गई। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता और गहरा होने लगा। ये दोनों एक दूसरे पर स्नेह और अधिकार महसूस करने लगे। एक दिन विकास आरती को बाहर उसकी माँ से बात कराने भी ले गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों एक दूसरे को और अधिक समझने लगे थे। उनके बीच की दोस्ती अब आगे कदम बढ़ा चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में तीज का मेला लगा। जब से चंद जब से चंदा से ये खबर मिली, बिंदिया बहुत उत्साह से भरी थी। वह दौड़ते हुए आरती के पास आई। भाभी, जानती हैं आप, कल से यहाँ छोटी पहाड़ी के पास तीज का मेला लगने वाला है। गांव की सब लड़कियां जाएंगी। लेकिन आरती ने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन क्या बिंदिया, क्या तुम मेले में नहीं जाओगे? न बाबा, मैं कहाँ जा सकती हूँ? बाबूजी कभी इजाजत न देंगे। बचपन की बात और भी, अब तो मुमकिन ही नहीं, रुआई होकर बिंदिया ने कहा। आरती ने स्पष्ट देखा, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तो क्या भैया भाभी के साथ भी नहीं भेजेंगे? चलो ना, तुम्हारे भैया से बात करते हैं। सच्ची भाभी, ओ मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, कहकर बिंदिया आरती से लिपट गई। बिंदिया की सपनीली आंखें चमक उठी। आरती ने खुद से वादा किया कि वह बिंदिया की आंखों की इस चमक को फीका नहीं करने। आरती ने विकास से बात की और विकास ने ठाकुर साहब से बात की। बाबूजी, मेला गांव की परंपरा है, बिंदिया को जाने दीजिए। आरती और मैं भी साथ होंगे और बहुत लोग होंगे। ठाकुर साहब को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। ठीक है मुन्ना, घूम आओ, साथ में मदन सिंह को भी ले जाना, लेकिन गांव देहात का मामला है, कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबूजी। मेला रंग बिरंगा और चहल पहल से भरा था। स्टॉलों पर चूड़ियां, खिलौने और मिठाइयां सजी थी। बच्चे झूलों पर चिल्ला रहे थे और हवा में गुब्बारों की रंगत बिखर रही थी। आरती, बिंदिया और सारिका एक साथ घूम रही थी। विकास उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजरें आरती पर टिकी थी। एक स्टॉल पर रंग बिरंगे गुलाल के ढेर देखकर बिंदिया ने कहा, भाभी, ये रंग कितनी सुंदर है। आरती ने हंसते हुए कहा, हाँ दीदी, लो थोड़ा गुलाल लगा लो। विकास ने शरारत से एक चुटकी गुलाल उठाया और आरती के गाल पर लगा दिया। अब ये रंग तुम पर और सुंदर लग रहा है। विकास उसके कानों में फुसफुसाहट भरे स्वर में बोल उठा। आरती ने नकली गुस्सा दिखाया, विकास, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन अगले ही पल दोनों की खिलखिलाहट मेले की भीड़ में गूंज उठी। बिंदिया भी हंसने लगी। कुछ पल में आरती और विकास सिर्फ पति पत्नी नहीं, दोस्त और साथी की तरह हंस रहे थे। उनकी झिझक अब टूट चुकी थी। विकास ने आरती का हाथ पकड़ा और कहा, चलो शहरी मैडम, तुम्हें गांव के मेले से कुछ शॉपिंग कराई जाए। उसने आरती और बिंदिया को चूड़ियां, एक सुंदर साड़ी और मिठाइयां खरीद दी। दोनों हाथ में हाथ डाले मेले में घूम रहे थे, जैसे कोई नया नवेला जोड़ा। आरती का चेहरा शर्म और खुशी से लाल था। बिंदिया उन्हें देखकर बहुत खुश थी।
लौटते हुए तेज बारिश होने लगी। बचते बचाते हुए लोग जीप की ओर भागे, लेकिन भीगने से बच न सके। उस रात हवेली में सब सो चुके थे। आरती और विकास अपने कमरे में थे। मेले की यादें अभी भी उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही थी। ये लो गर्म दूध, भीगने से कहीं तबीयत न खराब हो जाए। आरती ने विकास के लिए एक ट्रे दूध का गिलास और ड्राई फ्रूट रख कर ले आई। विकास के सवाल पर आरती ने सिर हिलाकर हाँ कहा। और तुमने दिया? नहीं ना। पूरे घर का ध्यान रखती हो, पर अपने आप से लापरवाह हो। मेरी पत्नी का ध्यान भी रखो ना दीदी। दीदी कहते हुए विकास ने दूध का गिलास आरती के ओठों से लगा दिया। दोनों ने आधा आधा दूध पिया। आज बहुत मजा आया विकास। आज तो तुमने मुझे सच में पत्नी की तरह शॉपिंग कराई। अच्छा वो दिन भूल गई मैडम, जब गांव आने से पहले शॉपिंग कराई थी? हाँ, पर तब अलग बात थी। और अब तो क्या? बोलो ना आरती। अब तो क्या? विकास आरती के बेहद नजदीक आ गया था। आरती चुप थी। विकास ने उंगली से उसका झुका हुआ चेहरा उठाया तो वह शर्मा गई। विकास के मन में बारिश खान की साड़ी में जीतती आरती की छवि गहराती जा रही थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।